हेलो टू ऑल माय सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। आई होप आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा गया सीएफआर का। यस, काफी मैनेजेबल पेपर था। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी बहुत इजी साइड पे था, बट यस, ऐसे क्वेश्चन से जो हमने क्लास में प्रैक्टिस किए हैं, जैसा मैंने एबीसी एनालिसिस में कहा था वैसे ही उसी पे क्वेश्चन काफी सारे बेस्ड आए थे। चलो, फिलहाल पेपर रिव्यू मैं बाद में करूंगी कि कितना डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, बहुत ईजी था, कैसा था, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फटाफट एक काम करती हूँ, आपके साथ सारे एमसीक्यूज के आंसर्स डिस्कस कर लेती हूँ। एंड एक चीज याद रखना बच्चा, आपके पास जैसे ही सारे एमसीक्यूज के आंसर मिल जाए, बस कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख देना कि आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट है या आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 30। दैट्स इट, एंड लग जाना अपने आगे वाले सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। दोनों पेपर ग्रुप दे रहे हो तो यस, कल की डीडी की तैयारी में लग जाओ। एंड अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो यस, अगर आप ग्रुप 4 दे रहे हो तो आईडीडी की तैयारी में लग जाइए, जिसकी स्ट्रैटेजी वीडियो आपको विजय सर, करण सर दोनों ही देने वाले। फटाफट आ जाते बेटा एमसीक्यू डिस्कस करने के लिए। एमसीक्यू का डिटेल एक्सप्लेनेशन अब भी नहीं दूंगी, बिकॉज फिलहाल मैं चाहती हूँ आप लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपने आगे के सब्जेक्ट्स के लिए। सिर्फ क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है बच्चों को कि क्या मेरा एमसीक्यू सही है या गलत है, उनके लिए मैं फटाफट आपको आंसर शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आएगा ए। इजी था बेटा, मैनेजेबल था, फॉरेन एक्सचेंज लॉस और गेन निकालना आप आराम से कर सकते थे। ये सारे एमसीक्यूज मैंने अपने एमसीक्यू सेशन में भी डिस्कस किया। आ जाओ, थर्ड का आएगा बी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा बेटा, ये असेट नहीं बनेगा। काफी सारे बच्चों ने, मुझे ऐसा लग रहा है, असेट मार्क किया है। रॉन्ग, इट विल बी अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो यहां पर आपकी हो सकता है आपने का ध्यान नहीं दिया होगा, जल्दबाजी में हो सकता है आपने ए मार्क किया होगा, बट द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर विल बी सी। यहां पर इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा गेम खेला, जो मैंने क्लास में भी कहती हूँ बच्चों को थोड़ा ध्यान देना। प्रोस्पेक्टिवली कभी नहीं आंसर होता है, आंसर जाता है रेट्रोस्पेक्टिवली, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और यहां पर इंस्टीट्यूट ने वही चीज को ट्रिगर किया और चेक करना चाहते थे बच्चों ने ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो जिन्होंने भी इसको ध्यान से सॉल्व किया होगा उनको समझ आ गया होगा यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपके साथ गेम खेल रहा है। द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ का सी, बी नहीं होगा। फिफ्थ का आंसर विल बी 12 लाख, बिकॉज मेथड ऑफ वैल्यूएशन दिया था फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको दिमाग में रखना था इस वैल्यू को निकालते वक्त। 6 का ये कैलकुलेशन है बेटा जो मैंने मेरे लिए किया था, बट फटाफट याद रखना इन दोनों वैल्यू का मैंने क्या निकाला, एवरेज टू गेट द वैल्यू विच इज रिक्वायर्ड। तो द करेक्ट आंसर विल बी 44.36। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बनता है डी। यहां पर मैं काफी बार बच्चों से कहती हूँ, जब दो परचेज कंसिडरेशन बहुत सिमिलर होते हैं या ऑप्शन में पहला आंसर अगर आपको मिल जाता है उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं हो तो आगे का सॉल्व नहीं करना चाहिए। ये जनरली मैं कहती हूँ, बट इस बार इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट करेक्ट आंसर के 2 ऑप्शन दे दिए। यस, तो डेफिनेटली दूसरा वाला आपको गुडविल में निकालना पड़ेगा जो बहुत आसानी से निकल सकता था। इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। 8 का करेक्ट आंसर है सी। यहां पर याद रखना गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालना था। गेन ऑन बार्गेन परचेज था, गुडविल नहीं था। तो इंश्योर करो कि आप लोगों ने इस चीज को ध्यान से देखा होगा, याद करो। यस, वहां पर गेन ऑन बार्गेन परचेज था, इसलिए द फॉर्मूला विल बी नेट एसेट माइनस कंसिडरेशन माइनस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। 9 का द आंसर विल बी 4 लाख। बहुत सिंपल था, यहां पर 5 लाख से बढ़ रहा था, यहां 1 लाख से घट रहा था, द डिफरेंस वुड बी 4 लाख। 10 का आंसर विल बी 5 लाख। अगेन सिंपल था, प्रोपोर्शनेट मेथड से एनसीआई निकालना था, आराम से निकाल सकते थे। 11 का आंसर विल बी बी, 3,45,000। 12 का डायरेक्ट क्वेश्चन था, कहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मानते हैं, हम हमेशा एसोसिएट के केस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मानते हैं। 13 का आंसर, ये मैंने क्यूबीएल की थ्योरी पढ़ाते वक्त भी कहा था, अलाइनिंग क्यूबीएल रिपोर्टिंग विथ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कवर्ड। ये वाला पॉइंट इन लोगों ने एमसीक्यू में पूछ लिया। देन वी हैव 14 क्वेश्चन, कौन से डैश इज द अकाउंटिंग सरप्लस जनरेटेड बाय द बिजनेस। इसका करेक्ट आंसर होगा वैल्यू एडेड विच इज ए। एंड द लास्ट का फुल फॉर्म मांगा था, कितना सिंपल एमसीक्यू मांगा था। द करेक्ट आंसर विल बी सी, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड। यहां पर बहुत सारे बच्चों को फुल फॉर्म्स नहीं पता थे, और अगर पता भी थे अकाउंटिंग ऑडिटिंग में कंफ्यूज हो रहे थे, एडवाइजरी एप्लीकेबिलिटी में हो रहे थे। बट यस, अगर आपने ध्यान से रिविजन एंड नोट्स देखे होंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। चलो, अब मैं बात करती हूँ पेपर के रिव्यू के बारे में। यस, अगर बच्चों आप कह रहे हो कि आपके लिए पेपर इजी रहा या आपको आराम से 90 प्लस आएगा, डेफिनेटली आपने अच्छे से पढ़ाई की है, ये बात इस बात से क्लियरली समझ आ रहा है। बट अगर एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, अगर मैं सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए अगर रिव्यू दूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है पेपर नॉट दैट इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। यस, जो क्वेश्चंस थे वो जनरली किए हुए थे, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस देखे हुए थे, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में या एमक्यूपीज में या मॉड्यूल में, या मेरे नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए थे, कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चंस किए हुए थे। तो आप बहुत ही फेमिलियर थे सारे क्वेश्चन से, इसलिए आपको लग रहा है कि यस पेपर इजी था। बट अगर आप मेरे से पूछो, एन एवरेज पेपर था,
नॉट दैट इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट मैनेजेबल। यस, लेंदी जरूर था। अगर मैं बात करूं, बच्चे अगर बड़े सम्स उठा रहे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, तो उनका काफी टाइम जाता है इस तरीके के सम्स को करने के लिए। बट डेफिनेटली जनरली जो एक व्यू पॉइंट होता है ना सब बच्चों का या अमंग द सीएमए स्टूडेंट्स की सीएफए का पेपर, सीएफए का पेपर, अगर मैं उसको ध्यान पे रखते हुए अगर बात करूं, अब मैनेजेबल पेपर एंड यस दिस टाइम इट इज अ स्कोरिंग पेपर। बट यस, अब आप कहोगे कि मैम जनरल पेपर में क्या आया, एक बार फटाफट बता देती हूँ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इन डेज का हमेशा 21 से लेकर 25 मार्क्स का कवरेज होता है, वो वापस देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2A, अगर मैं बात करूं 2B का, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3A का, एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन में बात करूं विच इज योर 8 का C, इट वाज बेस्ड ऑन इंडेस। और ये मैं हर बार अपने एबीसी एनालिसिस में भी कहा है कि ये टाइप के क्वेश्चंस जनरली इंस्टीट्यूट ऐसे ही पूछते हैं। देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर से एक क्वेश्चन पूछता है, इस बार इन लोगों ने गुडविल पूछा। एनबीएफसी से मैंने कहा था इस बार कुछ पूछा नहीं, बट यस उससे रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडेस 109 से उनके अच्छे खासे क्वेश्चंस है जो हमने क्लास में डिटेल में किया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का उन लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया। अगर ध्यान से देखेंगे, देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी है। अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन भी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन भी डाल दिया, अमेलगमेशन का क्वेश्चन डाल दिया, एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओवरऑल जो भी हम जनरली सोचते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, उन लोगों ने वो सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया। दैट्स ऑल। यस, आप सारे बच्चे इसका आंसर्स लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे, बट ये अभी सही टाइम नहीं है। आंसर्स डिटेल में आपके साथ डिस्कस होंगे आफ्टर यू फिनिश ऑल योर पेपर्स आफ्टर 18। सारे आंसर्स आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर आपके साथ लाइव सॉल्व किया जाएगा, ताकि फॉर योर बेटर फॉर योर नॉलेज अपग्रेड आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस। एंड अब लग जाइए आगे के डीटी के पेपर की तैयारी में। अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो, तो आईडीटी की तैयारी में लग जाइए। एंड यस, अब आपका सीएफए का पेपर ऑब्वियसली बहुत अच्छा गया है, बट अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे गया है, उसके बारे में सोचना बंद कर लीजिए। बिल्कुल भी निराश मत होइए, आगे के पेपर को कैसे अच्छा कर सकते हो उस पर फोकस करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।